Assalamu alaikum everyone. My name is Muhammad Umar and we are studying Introduction to Auditing. आज की क्लास में हम ऑडिट रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे और इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे और उसके साथ हम इसका एक जनरल फॉर्मेट भी डिस्कस करेंगे कि जनरल फॉर्मेट में किस तरह से ऑडिट रिपोर्ट को लिखा जाता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। टॉपिक पे जाने से पहले देयर आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जिनके ऊपर बात करना ज़रूरी है। फर्स्ट पॉइंट है ऑडिटिंग स्टार्ट आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये ऑब्वियस बात है जो हमने शुरू में भी बात की थी कि अकाउंटेंट और जो ऑडिटर होता है इन दोनों की जॉब्स में फ़र्क होता है और लाज़मी बात है जब कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन जाती हैं उसके बाद ऑडिटर का काम स्टार्ट होता है, तभी वो एग्ज़ामिन कर सकेगा कि ये जो स्टेटमेंट्स बनाई गई हैं, ये जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हुई है, ये IFRS और जो लोकल लेजिस्लेशंस हैं उनके मुताबिक हुई है या नहीं हुई। ठीक है। एंड सेकंड पॉइंट इज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट द फॉलोइंग। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है जो कि ऑडिट करता है और किन कंपनीज़ को के लिए लाजमी है कि उन्हें एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ही ऑडिट करे। If the private limited company has equal or greater paid up capital than 3 million, अगर किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का पेड अप कैपिटल 3 मिलियन से ज़्यादा है या उसके इक्वल है तो उसको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट करता है। उसके अलावा इफ़ द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज़ अ सब्सिडरी ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, और अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी की एक कोई सब्सिडरी हो तो फिर भी उसको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट करेगा। And obviously public limited company can only be audited by CA. Last point है if the public limited company is a listed company then CA firms will have to check QCR ratings. CA firms होती हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स जो कि ऑडिट की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। वो क्या करती हैं, QCR रेटिंग्स लेती हैं, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू जो होता है उसकी रेटिंग्स लेती हैं कि कौन सी कंपनी किस कंपनी की रेटिंग्स जो हैं वो सेटिस्फैक्ट्री हैं, विच शुड बी सेटिस्फैक्ट्री अकॉर्डिंग टू द लेजिस्लेशंस ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट पाकिस्तान। जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट पाकिस्तान है, ICAP जिसको कहा जाता है, इसकी जो लेजिस्लेशंस के मुताबिक QCR रेटिंग जिसकी सेटिस्फैक्ट्री हो उस पब्लिक लिमिटेड कंपनी का ऑडिट किया जाता है। मतलब ऑडिट से पहले ये रेटिंग्स लेना लाजमी होता है। हम आपको मैं वेबसाइट पे बता देता हूँ। ये जो ICAP की वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, इसके ऊपर सारी डिटेल्स गिवन होती हैं। ठीक है। ऑडिट एश्योरेंस, कोड ऑफ एथिक्स, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, टेक्निकल ओपिनियन, ये सारी चीज़ें इसके ऊपर होती हैं। मैंने यहाँ पे लिंक लिया हुआ है, यहाँ पे देखें लिस्ट ऑफ फर्म्स हैविंग सेटिस्फैक्ट्री QR रेटिंग। ठीक है। यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास पूरी एक लिस्ट होगी कंपनीज़ की जिनकी सेटिस्फैक्ट्री QR रेटिंग होती है। यहाँ पे देखें AA बेग एंड को, ये कंपनी है जिसकी यहाँ पे बताया हुआ है कि इनकी जो रेटिंग्स हैं और यहाँ पे कंपनीज़ के नाम लिखे हुए हैं। यहाँ पे देखें बहुत सारी कंपनीज़ हैं, 123 कंपनीज़ हैं जो जुल्फ़कार अहमद एंड को जो है वो एट दी एंड पे है। तो ये देखें तो यहाँ पे इन सब के जो है ना ऑडिट्स जो हैं वो हुए हैं और ये सारी वो कंपनीज़ हैं जिनकी जो QCR है वो सेटिस्फैक्ट्री है। अगर इस लिस्ट के अंदर वो कंपनी है जिसका आप ऑडिट कर रहे हैं तो फिर मतलब आप इसकी लेजिस्लेशंस को पूरा कर रहे हैं और आपने इसको चेक कर लिया। ठीक है। अब वापस चलते हैं अपनी स्लाइड्स पे। तो ये था हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो ऑडिट रिपोर्ट पर जाने से पहले डिस्कस करना ज़रूरी थे। ऑडिट रिपोर्ट को देखते हैं कि टाइप ऑफ ऑडिट रिपोर्ट्स। यू नो के ऑडिट रिपोर्ट की हम पहले भी बात कर चुके हैं। देयर आर 4 टाइप्स: क्लीन रिपोर्ट, क्वालिफाइड रिपोर्ट, एडवर्स रिपोर्ट एंड डिस्क्लेमर रिपोर्ट। अच्छा, यहाँ पे आपको एक नई चीज़ देखने को मिली होगी, क्लीन रिपोर्ट एंड अनक्वालिफाइड रिपोर्ट। ठीक है। इसे अनक्वालिफाइड रिपोर्ट भी कहा जाता है, क्लीन रिपोर्ट भी कहा जाता है। ठीक है। और इस तरह के जो जितने भी प्रोफेशनल टर्म्स यूज़ करते हैं हम जो है ना उन टर्म्स को उस हवाले से जानना ज़रूरी है। उनका अनमोडिफाइड रिपोर्ट भी कहा जाता है। ठीक है। तो इसमें ये होता है कि आपको इनका पता है कि किस रिपोर्ट का मतलब क्या है। मैंने लेक्चर 3 में ग़ालिबन आपको ये चीज़ें बताई हुई हैं, लेकिन हम इसको थोड़ा और डिटेल में देखेंगे। अक्सर स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है कि क्वालिफाइड रिपोर्ट और एडवर्स रिपोर्ट में क्या डिफरेंस है। इसमें कुछ कन्फ्यूजन्स होती है स्टूडेंट्स को।
तो नेक्स्ट आई हैव अ टेबल, जिस टेबल में हम इस चीज़ को बहुत ही अच्छे अंदाज में समझ लेंगे. यू कैन सी हेयर वी हैव द टाइप्स ऑफ ऑल द टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट. ठीक है, यहाँ पे देखें, ये एक अनक्वालिफाइड और क्लीन रिपोर्ट, वो वाली रिपोर्ट जो कि बिल्कुल ठीक होती है, जिसमें ऑडिटर फुली सेटिस्फाइड होता है. और नेक्स्ट क्वालिफाइड रिपोर्ट, जहाँ पे कुछ डाउट्स होते हैं. फिर एडवर्स रिपोर्ट, जहाँ पे वो बताता है कि सारा काम ख़राब है, यहाँ पे कोई रूल्स फॉलो नहीं किए गए. फिर डिस्क्लेमर होता है, जहाँ पे उसको लेक ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की गई होती. ठीक है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके मुताबिक हम आंसर्स करेंगे तो हमें ये समझना आसान हो जाएगा. फर्स्ट क्वेश्चन है, वेदर बुक्स ऑफ अकाउंट्स और इंफॉर्मेटिव एक्सप्लेनेशन हैज़ बीन प्रोवाइडेड और नॉट. कि आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह जो भी आपने उनसे रिक्वायरमेंट थी आपकी, वो आपको प्रोवाइड की गई हैं या नहीं की गई. ठीक है. फिर है मिस स्टेटमेंट्स में आपके पास आएगा मिस स्टेटमेंट्स जो प्रॉब्लम्स होती हैं या मिस्टेक्स या कह रहे हैं ऐसी ख़राबियाँ. ठीक है, सिस्टम के अंदर जहाँ पे रूल्स को फॉलो नहीं किया गया, जो गड़बड़ है, उसको कहते हैं मिस स्टेटमेंट, कि कितनी मिस स्टेटमेंट मौजूद है. मटेरियल मिस स्टेटमेंट जो होती है वो समझें कि एक सिग्निफिकेंट, मटेरियल मतलब एक सिग्निफिकेंट मिस्टेक है उसके अंदर, सिस्टम के अंदर, अकाउंट्स में. ठीक है, जितने भी आपने फाइनेंशियल रिपोर्ट्स या बुक ऑफ अकाउंट्स चेक किए हैं उनके अंदर सिग्निफिकेंट मिस्टेक्स हैं. और परवेसिव का मतलब है कि वो एक दो मिस्टेक्स नहीं हैं, लेकिन क्या है कि वो काफ़ी ज़्यादा हैं, हर लेवल के ऊपर मिस्टेक्स हैं, बहुत ज़्यादा हैं. ठीक है, मटेरियल का मतलब है कि मिस्टेक्स हैं लेकिन चंद एक हैं, मटेरियल मिस्टेक्स हैं. ठीक है, बड़ी बड़ी. और दूसरे नंबर पे परवेसिव का मतलब है कि मिस्टेक्स सिग्निफिकेंट मिस्टेक्स हैं और काफ़ी ज़्यादा हैं, मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर हैं. जर्नल एंट्रीज़ के अंदर भी हैं, टी अकाउंट्स में भी आती हैं. फिर उसके अलावा जब रिपोर्टिंग करते हैं वहाँ भी इसके प्रॉब्लम्स मौजूद हैं. और उनका जो और सिस्टम है वहाँ पे भी काफ़ी सारी जगहों पे ये मसाइल मौजूद हैं, तो वो परवेसिव कहते हैं उसको. वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट. तो ये फाइनल ओपिनियन होगा ऑडिटर का, जो यहाँ पे वो फॉर्म करेगा. ठीक है, तो हम बात करते हैं इसके बारे में कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल क्लीन रिपोर्ट. क्या क्लीन रिपोर्ट के लिए ऑडिटर को उसकी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है? यस, ऑडिटर को उसकी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, तभी वो उसको ऑडिट कर सकता है. ठीक है. नेक्स्ट कि उसके अंदर कोई मटेरियल मिस्टेक थी या नहीं. तो देर वर नो मिस्टेक, कोई मिस्टेक नहीं थी, जिस वजह से ऑडिटर ने क्लीन रिपोर्ट दी है. अगर मिस्टेक होती तो ऑब्वियसली वो उसको बताता. अगर मटेरियल मिस्टेक नहीं है तो परवेसिव का सवाल नहीं पैदा होता. तो इसलिए मटेरियल में नहीं है तो परवेसिव में भी नहीं होगा. और इसका जो ओपिनियन है वो क्या होगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू. ठीक है. अब आते हैं क्वालिफाइड रिपोर्ट की तरफ. क्वालिफाइड रिपोर्ट में क्या इन्फॉर्मेशन ऑडिटर को प्रोवाइड की गई? यस, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई. मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स हैं. यस, मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स हैं लेकिन परवेसिव नहीं है. यहाँ पे आपने इस चीज़ को समझना है कि कुछ चंद 1 2 3 4 ऐसी मिस स्टेटमेंट्स हैं जो कि अकाउंट्स के अंदर मौजूद हैं, लेकिन वो परवेसिव नहीं है. ठीक है. और जो ऑडिटर ओपिनियन देगा वो इस तरह देगा कि सब्जेक्ट टू, आगे वो 2-3 जो उसके अकाउंट्स हैं उनके नाम लेगा, वो बताएगा सब्जेक्ट टू दिस एंड दिस, ऑल द रेस्ट ऑफ जो हैं अकाउंट्स आर ट्रू एंड फेयर व्यू. ठीक है, आर प्रेजेंटिंग ट्रू एंड फेयर व्यू. वो ट्रू एंड फेयर व्यू बता रहे हैं. या एक्सेप्ट का वर्ड यूज़ करेगा कि एक्सेप्ट, आगे फ्यू मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स जो हैं उनका बता के उसके बाद कहेगा कि बाकी सारे ठीक हैं. समझ आ गई. एडवर्स रिपोर्ट में हम आते हैं. इसमें क्या होता है कि इसमें भी ऑब्वियसली उसको जो उसकी इन्फॉर्मेशंस होती हैं वो प्रोवाइड करता है. और उसके साथ ये होता है कि जो उसकी मिस स्टेटमेंट्स हैं, यहाँ पे आप समझें कि मिस स्टेटमेंट्स में मटेरियल भी वो मिस स्टेटमेंट्स होती हैं और वो परवेसिव भी होती हैं. इसलिए वो एडवर्स रिपोर्ट होती है कि उसके अंदर ज़्यादा ख़राबियाँ होती हैं और हर लेवल के अंदर होती हैं. जिसके बाद वो बता देता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू. ठीक है. लास्ट में हमारे पास आ जाता है डिस्क्लेमर रिपोर्ट. डिस्क्लेमर रिपोर्ट में क्या होता है? वेदर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और इंफॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन प्रोवाइडेड और नॉट. इसमें मेन मसला ये होता है कि उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की जाती. यहाँ पे मसला होता है. अगर उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की गई ऑडिटर को, तो वो किस तरह से ओपिनियन फॉर्म करेगा? ठीक है, क्वेश्चन है ना. अगर ओपिनियन फॉर्म नहीं कर पाएगा तो
ऑब्वियसली उसके पास कोई मिस स्टेटमेंट्स के ऊपर वो बता ही नहीं सकता कि मिस स्टेटमेंट्स हैं या नहीं, ठीक है। इसके पास कोई ओपिनियन नहीं होगा, और ना परवेसिव का भी वो ब्लैंक होगा ना, उसको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, तो वो किस तरह कॉन्फिडेंटली कह सकता है कि जी कोई मटेरियल में स्टेटमेंट है या ये बिल्कुल क्लीन है या नहीं है। यस नो टिक क्रॉस उसके पास कोई नहीं है। और एंड पे वो क्या करेगा, एक डिस्क्लेमर स्टेटमेंट दे देगा जिसमें कहेगा कि मुझे कि जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन थी वो प्रोवाइड नहीं की गई। मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड, स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑडिट रिपोर्ट का जो है वो क्या है, ठीक है। एक जनरली जो फॉर्मेट एक अवेलेबल है, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट एज़ पर द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984। पाकिस्तान का कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 जो है उसका फॉर्म 35A के अकॉर्डिंग एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, एक जनरल फॉर्मेट है ऑडिट रिपोर्ट का, जिसको हम डिस्कस करेंगे। उसमें देखेंगे कि ऑडिटर्स की स्टेटमेंट्स क्या होती हैं और किस फ्लो में वो बात करता है। स्टार्ट करते हैं उसका जो फर्स्ट जहाँ से वो शुरू करता है, वी हैव ऑडिटेड द नेक्स्ट बैलेंस शीट ऑफ कंपनी नेम। कंपनी नेम में यहाँ पे आप कंपनी का नाम लिखेंगे जिस कंपनी का ऑडिट हो रहा है। रेफरिंग टू फर्स्ट 3 लेक्चर्स, हमने जो अपनी एग्जांपल ली थी लेक्चर्स के अंदर, नोमान लिमिटेड, ठीक है। तो हम यहाँ फॉर एग्जांपल नोमान लिमिटेड ले लेते हैं कि वी हैव ऑडिटेड द नेक्स्ट बैलेंस शीट ऑफ नोमान लिमिटेड एज एट, यहाँ पे डेट लिखेंगे फॉर एग्जांपल 27 सितंबर 2021, ठीक है। एंड द रिलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, cash flow statement and statement of changes in equity together with the notes forming part thereof, ठीक है। यहाँ पे जो 5 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं जिनको हमने पहले डिस्कस किया है, उनके बारे में बता रहे हैं कि हमने इनको ऑडिट किया है, ठीक है। वी स्टेट दैट वी हैव obtained all the information and the explanation whether the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit। जो हमारे ऑडिट के लिए इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, हमने वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑब्टेन कर लिया। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि किसी किस्म का डिस्क्लेमर नहीं दे रहे कि हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की गई। यहाँ पे साफ बात की गई है कि जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो अवेलेबल है। आगे देखते हैं, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंपनी, ठीक है। It is the responsibility of company's management to establish and maintain a system of internal control and prepare and present the above said statement in conformity with the approved accounting standards and the requirement of the company's ordinance 1984। ये बहुत सिंपल स्टेटमेंट है। यहाँ पे आपने गौर किया होगा कि ऑडिटर यहाँ पे बता रहा है पहले से कि ये कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो उनका इंटरनल सिस्टम है उसको मेंटेन करें, और जो जितनी हमने पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नाम लिए हैं उनको प्रिपेयर करें और उनको मेंटेन करें कंफर्मिंग क्या IFRS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं, और जो कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 है इसको कॉम्प्लाई करते हुए जो अपना ये चीज़ें हैं इनको मेंटेन भी करें और इसको वो भी करें, प्रिपेयर भी करें। ये किसका काम है? कंपनी की मैनेजमेंट का काम है, ऑडिटर का काम नहीं है। तो इसमें आगे क्या बता रहा है, अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन दिस स्टेटमेंट बेस्ड ऑन आवर ऑडिट। हमारा जो ऑडिट है रिस्पॉन्सिबिलिटी वो क्या है कि हम अपने ऑडिट के ऊपर अपना एक ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकें, ठीक है। तो ये ऑडिटर का काम होता है। आगे देखते हैं क्या बात की उसने। नेक्स्ट इज़ वी कंडक्टेड आवर ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड एज़ एप्लीकेबल इन पाकिस्तान। इसमें बता रहा है कि हमारा ऑडिट जो है, जो हमने ऑडिट कंडक्ट किया है वो पाकिस्तान के अंदर जो स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल हैं उनके अकॉर्डिंगली है, ठीक है। एंड दीज स्टैंडर्ड्स रिक्वायर्ड दैट वी प्लान एंड परफॉर्म द ऑडिट टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस about whether the above said statements are free of any material misstatement, ठीक है। जितनी भी हमने बातें की हैं उनके मुताबिक ये है कि इस जो स्टैंडर्ड्स हैं इनको फॉलो करते हुए हमारे लिए ये उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि हम अपना ऑडिट जो है उसको प्लान करके फिर उसको परफॉर्म करें, और जो रीज़नेबल एश्योरेंस है वो उसकी हम उसका एक ओपिनियन अपना एक एक्सप्रेस करें, रीज़नेबल एश्योरेंस उसकी ऑब्टेन करें कि जो इनकी स्टेटमेंट्स हैं उनके अंदर किसी किस्म की
मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं है, ख़राबी नहीं है कोई भी, ठीक है। यहाँ पे वो बात कर रहा है कि एन ऑडिट इंक्लूड एग्जामिनिंग ऑन टेस्ट बेसिस एविडेंस सपोर्टिंग द अमाउंट एंड डिस्क्लोजर इन द अबव सेड स्टेटमेंट। इसमें वो यही बात कर रहे हैं कि जो उनका ऑडिट है वो टेस्ट बेसिस और जो भी एविडेंस उस अमाउंट को या डिस्क्लोजर्स जो हैं, ठीक है, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनके ऊपर हम ऑडिट करेंगे, उन चीज़ों को देखेंगे। जिस तरह से हमने कहा था कि आपको लेक्चर 2 में हमने बात की थी, फॉर एग्जांपल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चेक किया जा रहा है तो उसके अंदर एक्सपेंसेस को देखा जाता है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस को देखा जाता है, उसके अंदर कौन से सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, फिर उनके जो इनवॉइसेस हैं वो उसके जो आगे हमारा कस्टमर है या क्लाइंट है, ये सब वेंडर है, उनके हवाले से भी जो हमारे पास कंपनी के पास इंफॉर्मेशन होती है, जहाँ तक किसी चीज़ के ऊपर डिटेल हासिल की जा सकती है वहाँ तक इन चीज़ों को स्टडी किया जाता है। एन ऑडिट आल्सो इंक्लूड assessing the accounting policies and significant estimates made by the management। जो कंपनी ने चीज़ें एस्टिमेट की होती हैं और जो अकाउंटिंग पॉलिसीज़ होती हैं उनको असेस करना, ये भी ऑडिट में शामिल होता है। एज वेल एज evaluating the overall presentation of the above said statement। जितनी भी प्रेजेंटेशन होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, अकाउंट्स की, बुक ऑफ अकाउंट्स की, तो उनको भी evaluate किया जाता है। We believe that our audit provide a reasonable basis for our opinion and after due verification। जो हमारा ऑडिट है हम इस पे यकीन करते हैं कि हमें उसकी बेसिस प्रोवाइड करेगा कि हम वेरीफाई कर सकें चीज़ों को और उसके ऊपर अपना ओपिनियन फॉर्म कर सकें, ठीक है। अब इसके बाद ऑडिटर अपना ओपिनियन क्या देता है। अब यहाँ तक तो ऑडिट रिपोर्ट का ऊपर से फॉर्मेट चलता आ रहा है, अब बारी आई है उसका ओपिनियन फॉर्म करने की, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं। जो ए पॉइंट है, वी रिपोर्ट दैट इन आवर ओपिनियन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैव बीन केप्ट बाय कंपनी एज रिक्वायर्ड बाय कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984। उसके आगे मज़ीद एलेबोरेट करेंगे इस चीज़ को। यहाँ पे बी में हमारे पास और एक्सप्लेनेशन है। इन आवर ओपिनियन द बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टुगेदर विद द नोट्स देयरऑन have been drawn up in conformity with the company's ordinance 1984 and in agreement with the books of account are further in accordance with accounting policies consistently applied। अच्छा, इसमें क्या बात की, इसमें ये वही बात रिपीट हो रही है एक तरह से, लेकिन थोड़ी थोड़ी साथ एक्सप्लेनेशंस भी आ रही हैं कि बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, जो उनके नोट्स हैं, ये कंफर्म कर रहे हैं कि इसको जो कंपनीज़ का जो एग्रीमेंट है, कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984, जो इस ऑर्डिनेंस को वो क्या कर रहे हैं, कंफर्म कर रहे हैं। उसके साथ क्या है कि जो उनकी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ हैं वो भी कंसिस्टेंटली अप्लाई हो रही हैं। द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर वाज फॉर द पर्पस ऑफ कंपनीज बिजनेस। जो जितना भी एक्सपेंडिचर इनकर हुआ है वो किस कंपनी के बिज़नेस के लिए, के पर्पस के लिए हुआ है। अच्छा, इसके अंदर आपको याद होगा कि हमने बात की थी कि बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि कंपनी के एक्सपेंडिचर के अंदर कुछ मैनिपुलेशंस की जाती हैं एक्सपेंसेस के अंदर, और ऑडिटर जब ये देखता है कि सारे एक्सपेंसेस जो हैं वो ट्रू एंड फेयर हैं तो वो बताता है कि सारे एक्सपेंसेस जो हैं वो बिज़नेस पर्पज़ के लिए हैं। अगेन इस चीज़ को थोड़ा वो एक्सप्लेन करता है। द बिज़नेस कंडक्टेड इन्वेस्टमेंट मेड एंड एक्सपेंडिचर इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर वर इन अकॉर्डेंस इन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी। ये भी कह सकता है कि जो ऑब्जेक्टिव उसके कंपनी की इन्वेस्टमेंट्स हैं हुई हैं और जो उसके एक्सपेंडिचर हुए हैं वो किस के अकॉर्डिंग थे, कंपनी की जो ऑब्जेक्टिव्स थे उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए कंपनी ने ये सारी इन्वेस्टमेंट की हैं और एक्सपेंडिचर की हैं। किसी किस्म की यहाँ पे मैनिपुलेशन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ सी में वही बात थोड़े से डिफरेंट स्टाइल से बात की गई है। इन आवर ओपिनियन एंड टू द बेस्ट ऑफ आवर इंफॉर्मेशन एंड अकॉर्डिंग टू द एक्सप्लेनेशन गिवन टू अस, ठीक है। जो हमें मालूमात फ्राहम की गई है और जो हमारी इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक द बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, cash flow statement and the statement of changes in equity together with notes forming part thereof conform with approved accounting standards as applicable in Pakistan and given the information required by the company's ordinance 1984। इसमें बात करें कि जो 5 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं
वो क्या करते हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल हैं उनको फॉलो कर रहे हैं, और ये जो ऑर्डिनेंस है 1984 का इसको भी कॉम्प्लाई कर रहे हैं, ठीक है। इन द मैनर सो रिक्वायर्ड रिस्पेक्टिवली गिवन द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ द कंपनीज अफेयर एज एट, यहाँ पे डेट बता देते हैं कि जहाँ पे आपने जहाँ तक आपने ऑडिट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि कंपनी जो है वो ट्रू एंड फेयर व्यू जो है वो बता रही है, एंड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस इट्स कैश फ्लो एंड चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर देन एंडेड। तो यहाँ तक वो सारी चीज़ें सही बता रही है जहाँ पे साल ख़त्म होता है, यहाँ से मतलब अपनी एक लिमिट बता देते हैं जहाँ तक ऑडिट करते हैं, ठीक है। ऑडिट जब स्टार्ट हुआ उसके बाद की जो ट्रांजैक्शंस हैं उनके वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। लास्ट में जो पॉइंट है ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसमें कुछ नई चीज़ें हैं। वी रिपोर्ट दैट इन आवर ओपिनियन ज़कात डिडक्टेबल एट सोर्स अंडर द ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस 1980 was deducted by the company and deposited at the central zakat fund established under section 7 of the ordinance। यहाँ पे आप देखें तो जो ज़कात डिडक्टेबल है ये इस तरह होता है कि जो हमारा टैक्स हम बनाते हैं, कंपनी अपना टैक्स कैलकुलेट करती है, उसके अंदर एक हेड होता है, एक अकाउंट होता है जिसको कहते हैं डिडक्टेबल अलाउंसेस। डिडक्टेबल अलाउंसेस क्या करते हैं, हम अपने टैक्स में से माइनस करते हैं जिससे हमारा टैक्स कम हो जाता है। उन अलाउंसेस में मल्टीपल मुख्तलिफ तरह की चीज़ें होती हैं, जिसमें आप कह लें कि वर्कर्स वेलफेयर फ़ंड, एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेशन फ़ंड, डोनेशंस हो गए, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। एजुकेशन फ़ंड हो गया, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो टैक्स में से माइनस कर दी जाती हैं। उसमें एक होता है ज़कात डिडक्टेबल, ठीक है, या ज़कात फ़ंड, ठीक है। इसके मुताबिक क्या होता है, ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस 1980 जो है इसमें ऐसे है कि ज़कात को इनकरेज करने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज़कात दें, और सेंट्रल ज़कात फ़ंड में जो है वो इसको पैसे जो है ना ज़कात की जो अमाउंट है वो जमा करके आगे से जो गरीब लोग हैं उनकी हेल्प करें, या जो भी गवर्नमेंट का पर्पस होता है, ठीक है। इसमें जो इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस है हम उस साइड पे नहीं जा रहे कि वो किस तरह से इसको देखते हैं, ये ठीक है या नहीं है, जो भी है हम यहाँ देख रहे हैं कि कंपनी के पर्सपेक्टिव में कंपनी जब फॉर एग्ज़ाम्पल अपनी ज़कात जो है वो पे करती है तो वो उसको अपने एज एक्सपेंस शो करके टैक्स में से माइनस कर देती है। तो अब जिस बंदे ने ज़कात दी है वो अपनी ज़कात टैक्स में से माइनस करेगा, उसको एक हुकूमत की तरफ से ये एक फ़ायदा है, लीगल होगी ये चीज़ कि अगर वो टैक्स में से ज़कात माइनस करता है तो उसका टैक्स कम हो जाता है, तो सेक्शन 7 के मुताबिक। तो और दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि ऑडिटर देख लेता है अगर वो कंपनी ज़कात दे रही है इसके मुताबिक वो डिडक्ट हुई है, और ये भी देखते हैं डिपॉज़िट कहाँ पे हुई है। अगर वो सेंट्रल ज़कात फ़ंड में डिपॉज़िट हुई है तो तब उसको एक्सेप्ट किया जाता है। अदरवाइज़ हो सकता है कि ये भी हो सकता है कोई ज़कात किसी गरीब को ख़ुद दे दे, लेकिन उसमें ये शुबा भी होता है कि ज़कात के फ़ंड के नाम पे तो अलाउंस में उसमें से टैक्स में से तो अपनी वहाँ डिडक्शन करवा लिया आपने, ठीक है, अपने इनकम स्टेटमेंट में तो वहाँ पे टैक्स कम करा लिए ज़कात के उसके ज़रिए, लेकिन आगे से आपने उसका जो डिपॉज़िट है वो अपने ही अकाउंट में या किसी अपने जान पहचान वाले के अकाउंट में करा दिया, ठीक है। तो इसको इंश्योर करने के लिए ज़कात जो सेंट्रल ज़कात फ़ंड है वहाँ पे इसको इंश्योर करना लाजमी होता है कि वहाँ पे डिपॉज़िट भी हुई है अमाउंट, ठीक है। तो यहाँ तक इसको एज ए ऑडिटर ने एक मेंशन कर दिया, अगर कंपनी इस तरह की चीज़ कर रही है तो यहाँ इसको भी ऑडिटर चेक करता है। यहाँ पे रिपोर्ट के एंड पे हमारे पास डेट आती है, यहाँ पे सिग्नेचर आते हैं, प्लेस आती है, और जो ऑडिटर होता है या मल्टीपल ऑडिटर्स हैं तो उनके नेम आ जाते हैं, ठीक है। तो ये एक सिंपल फॉर्मेट था अकॉर्डिंग टू कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984। तो इसको हमने डिस्कस किया, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें थी। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि कितनी टाइप्स के ऑडिट होते हैं, ठीक है, ऑडिट की टाइप्स के बारे में, ठीक है। आज की क्लास, आज का लेक्चर यहीं तक था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।